हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधाई क्लासेस की करंट अफेयर सीरीज में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम महत्वपूर्ण 5 टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे जो करंट में बने हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पांचों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पांचों टॉपिक में से 5 टॉपिक जो है बहुत ज्यादा अभी करंट में बने हुए हैं। जैसा कि रूस और यूक्रेन का विवाद, तो उस पर संबंधित बात करेंगे। किस प्रकार से रूस ने यूक्रेन के परमाणु संयंत्र पर कब्जा किया है और ये कब्जे होने से यूक्रेन को क्या क्या हानियां हैं। इसी प्रकार से सेकंड टॉपिक हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर होगा। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आईपीएल, सीजी और रुपे कार्ड ने किस प्रकार से एक साझेदारी निभाते हुए ऑफिशियल पार्टनरशिप के एग्रीमेंट पर साइन किया है। साथ में क्रिकेटर्स के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का क्या फैसला आया है, इस पर बात करेंगे। और नेक्स्ट होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रॉड मार्श का निधन अभी हाल ही में हुआ है, तो इनके बारे में भी हम सामान्य तथ्यों को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करें उससे पहले यूक्रेन और रूस के बारे में जो सामान्य तथ्य है, जो सामान्य विवाद है, दोस्तों सबसे पहले आप उसको समझ लें। हालांकि इसको विस्तार से आपको पता ही होगा कि यूक्रेन और रूस के बीच में कौन सा ऐसा क्या कारण है जिसके कारण से विवाद छिड़ा हुआ है। हालांकि दोस्तों, कहानी आज की नहीं है, कहानी बहुत पहले की है। लगभग 1991 के समय की है, जब से रूस और यूक्रेन दोनों अलग हुए थे। ठीक है, तो तब से ही ये विवाद का कारण बना हुआ था, लेकिन रूस को एक तरह से मौका नहीं मिल पा रहा था यूक्रेन पर जो है किसी प्रकार से अटैक करने का। लेकिन अब ये एक विशेष कारण मिला, जिसके कारण से अब रूस ने जो है यूक्रेन पर लगातार हमले करना जारी कर दिया है। और दोस्तों, कई संगठनों के द्वारा तो अब ये भी घोषणा की जा रही है कि यही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। किस प्रकार से रूस ने यूक्रेन के पावर प्लांट पर अधिकार किया है और इस पावर प्लांट पर अधिकार करने के क्या क्या हानियां हो सकती है यूक्रेन के लिए और क्या क्या लाभ हो सकते हैं रूस के लिए। तो चलिए जान लेते हैं इसको डिटेल में। तो दोस्तों, आपको जैसा पता है कि यूक्रेन का जो पावर प्लांट है, मैं आपको बता देता हूं कि यूक्रेन का जो पावर प्लांट है दोस्तों, उसका नाम है जपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। जपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट ये पूरे यूरोप में दोस्तों सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और इसी कारण से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा संयंत्र में अगर आग लगती है या कोई विस्फोट होता है, अगर रूस के द्वारा इस पर हमला किया जाता है, तो पूरा यूरोप समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये यूक्रेन के एनहोरादर शहर में स्थित है और ये जपोरिजिया शहर से लगभग 112 किलोमीटर दूर है। जपोरिजिया जो शहर है यूक्रेन का, उससे 112 किलोमीटर दूर है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से इसका साइज है, अर्थात इसका जो विस्तार है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, उसके हिसाब से ये जो दूरी है 112 किलोमीटर कोई मायने नहीं रखती है। इसी के साथ में दोस्तों, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में 6 पावर यूनिट लगे हुए हैं। 6 पावर यूनिट जो है ये संचालन में है, सक्रिय है। और साथ में जान लें कि इन 6 पावर यूनिट से कितनी बिजली का उत्पादन होता होगा दोस्तों, तो लगभग 4,000 करोड़ यूनिट का उत्पादन इसके द्वारा किया जाता है। आगे हम स्लाइड में इसको भी देखने वाले हैं। और इसकी शुरुआत 1984 में हुई थी। इस प्लांट से 4,000 से 4200 करोड़ किलोवाट घंटा बिजली का उत्पादन होता है, जो कि यूक्रेन के सालाना बिजली उत्पादन का औसतन अगर देखा जाए तो 20 से 25% तक है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यूक्रेन का जो ये पावर प्लांट है, जिस पर अभी हाल ही में रूस की सेना ने कब्जा किया है, इससे प्रति 1 घंटे में 4,000 से 4200 करोड़ किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है। अब सोचिए कि कितना इसका विस्तार होगा, कितना बड़ा होगा। और अगर ऐसे पावर प्लांट में
विस्फोट होता है तो वाकई में पूरे यूरोप को खतरा है, पूरे यूरोप को खतरा है, ठीक है ना। तो इस जो पावर प्लांट से जो आय होती, जो इनकम होती है, वो यूक्रेन के जीडीपी के लिए दोस्तों, यूक्रेन की आय के लिए 20 से 25% हिस्सा ये स्वयं अकेला धारण करता है। तो इतना बड़ा पावर प्लांट है यूक्रेन का। तो ये जो संयंत्र है अर्थात ये जो प्लांट है, ये दक्षिण पूर्व यूक्रेन में एनहोर्द शहर में नीपर नदी के किनारे पर है, नीपर नदी के किनारे पर है दोस्तों। इस प्रकार से कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाते हैं, कुछ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं जिनको आपको नोट डाउन करते चलना है। जो मैं आवश्यक पॉइंट बता रहा हूं उनको नोट डाउन करते चलना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है। और अगर कोई छात्र अभी इसी 2022 में अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल लिख के रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहीं से भी इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा विद्रोहियों अर्थात कि रूस की सेना के द्वारा इस पर कब्जा हो चुका है, और ये डोनबास प्रांत से 200 किलोमीटर, और राजधानी जो है दोस्तों कीव, किसकी राजधानी, यूक्रेन की राजधानी जो कीव है, इससे मात्र 550 किलोमीटर दूर है, ये मात्र 550 किलोमीटर दूर है। अगर रूसी सेना ने दोस्तों इस जपोरिजिया पावर प्लांट पर अगर कब्जा कर चुकी है, तो ये मात्र अब यूक्रेन की जो कैपिटल है, राजधानी है, उससे सिर्फ 550 किलोमीटर दूर है। रूसी सेना बहुत जल्दी यहां तक भी पहुंच सकती है, ठीक है। तो इसी के साथ में रूसी सेना ने यूक्रेन में इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर कब्जा कर लिया है। वहीं यूक्रेन के कुछ हिस्सों में भारी लड़ाई और गोलाबारी अभी जारी है। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर आक्रमण की घोषणा की है। इसमें एक सप्ताह में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं दोस्तों। अब जैसा कि आप सभी इस बात को समझते ही हैं, अगर किसी देश की स्थिति अगर अव्यवस्थित होती है, कहीं आतंक का माहौल बनता है, जैसा कि अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पूरे यूक्रेन में हर तरफ आतंक का माहौल है, हर तरफ खौफ बिखरा हुआ है। इस प्रकार से रूसी सेना हमेशा आगे बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ती जा रही है। तो इसी के कारण से दोस्तों अभी तक के रिकॉर्ड में जो है 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं, अर्थात कि यूक्रेन छोड़ चुके हैं 10 लाख से अधिक लोग। और ये 24 फरवरी को यूक्रेन पर बड़े पैमाने मतलब 24 फरवरी को रूस ने एक बड़े अटैक की घोषणा की थी, और अब भी रूस के द्वारा कंटिन्यू इस पर आक्रमण किया जा रहा है, इस पर बमबारी की जा रही है। रूस के लिए 9 दिनों से जारी युद्ध में सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, और यूरोप के इस सबसे बड़े प्लांट पर कब्जा कर उसने यूक्रेन को बहुत बड़े संकट में डाल दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यदि इस न्यूक्लियर प्लांट में अगर आग लगती है, विस्फोट होता है, तो पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा, क्योंकि यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट जो है वो यही है, ठीक है। यूक्रेन के विदेश मामलों के मंत्री, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं दोस्तों, तो ये हैं यूक्रेन के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर। तो इनके द्वारा, इनका नाम है कुलेबा ने कहा है कि रूसी सेना यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र जपोरिजिया एनपीपी पर हर तरफ से गोलाबारी कर रही है। और आपको बता दे कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने गंभीर खतरे की चेतावनी दी है, और IAEA अर्थात कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि हम स्थिति के बारे में यूक्रेनी अधिकारियों के संपर्क में हैं तथा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर गोलाबारी की खबरों से भी अवगत है। रूसी सेना इस बीच अब पहले के मुकाबले और अधिक आक्रामक हो गई है। यूक्रेन के प्रमुख शहरों में अपने हमले तेज कर दिए हैं, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहायता की गुहार लगाई है तथा नाटो से यूक्रेन पर नो फ्लाई ओवर जोन स्थापित करने की भी इसने मांग की है। दोस्तों यहाँ पर अब ये नोटा शब्द आ चुका है, इस नोटा को आप डिटेल में जानेंगे, गूगल करेंगे, सर्च करेंगे। अगर आपको अभी तक पता नहीं है नाटो के बारे में, तो इसको भी आप जान लेंगे, क्योंकि ये 1945 के समय से पहले क्या दोस्तों, विश्व युद्ध के समय अमेरिका के कुछ पिछलग्गू देश, जैसे कि अमेरिका को फॉलो करने वाले कुछ देश, जिनमें 30 देशों को के द्वारा मिलकर के बनाया गया एक संगठन था,
उसी संगठन की बात यहाँ पर नाटो के द्वारा हो रही है और इसी से यूक्रेन ने गुहार लगाई है कि वहां पर नो फ्लाई ओवर जोन स्थापित किया जाए। अभी क्या है नो फ्लाई ओवर जोन, तो इसको दोस्तों हम कल के वीडियो में, कल के करंट अफेयर सीरीज में हम इसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि कल के करंट अफेयर सीरीज में इसी पर एक टॉपिक आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यूक्रेन और रूस के मध्य में लगातार तनातनी चल रही है और रूस की ओर से जो है बमबारी और युद्ध छिड़ा हुआ है, चल रहा है। और इसी प्रकार से यूक्रेन भी चुप नहीं बैठने वाला है, यूक्रेन भी कंटिन्यूअसली इसको जवाब दे रहा है। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि अब ये यूक्रेन रूस को कितने समय तक रोक पाता है, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया जानती है कि रूस के सामने अधिक समय तक यूक्रेन टिक नहीं पाएगा, क्योंकि सैन्य शक्ति से लेकर के हर क्षेत्र में रूस यूक्रेन से कहीं गुना ज्यादा आगे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा नेशनल सेफ्टी डे 2022, जो कि 4 मार्च प्रति साल 4 मार्च को ये मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य रोकते हुए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस वाले दिन औद्योगिक दुर्घटनाओं से बचाव के तरीकों के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को अब पूरे 1 सप्ताह तक मनाया जाने लगा है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस इस बार जो मनाया गया है वो 4 मार्च से 10 मार्च तक मनाया गया है। 4 मार्च से 10 मार्च तक मनाया गया है। तो दोस्तों इसमें अगर हम किसी चीज को पॉइंट आउट करें तो इसके उद्देश्य को देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक। क्यों? क्योंकि अब 1 हफ्ता ये कंटिन्यूसली चलेगा, 1 हफ्ता इसको मनाया जाएगा। इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य है कि जो दुर्घटनाएं होती है, आतंकवादी गतिविधियां होती है, उन सबसे जनता को अवगत कराना, सुरक्षा उपायों को बढ़ाते हुए जनता में जागरूकता फैलाना इसका प्रमुख उद्देश्य हो चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस वाले दिन को औद्योगिक दुर्घटनाओं से बचाव के तरीकों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। इसी के साथ में दोस्तों इस दिवस का जो उद्देश्य, अगर हम इसको पृथक रूप से देखें तो इस दिन का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर होने वाली आपदाओं को कम करने के लिए सुरक्षा नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करने के महत्व पर जोर देना है। इसका उद्देश्य समाज की रक्षा एवं सेवा करना है। इसके साथ ही लोगों के बीच एक निवारक संस्कृति एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है? अब अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो हम मना रहे हैं, इसको कारण क्या है मनाने का, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर चुके हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के बारे में जनरल बातें। उसके बाद अब हम बात कर चुके हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के उद्देश्य पर। अब राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के उद्देश्य को, नेशनल सेफ्टी डे के उद्देश्य को हम जान चुके हैं। इसके बाद में अब अगर यहाँ क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये मनाया क्यों जाता है, तो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस खास तौर पर हजारों सिपाहियों को समर्पित किया जाता है जो अपनी जान जो है खतरे में डालकर देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात रहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को 4 मार्च 1972 को पहली बार मनाया गया था। अर्थात ये कि ये कब से मनाया जा रहा है, तो 1972 से 4 मार्च 1972 से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की अगर थीम की बात करें तो चूंकि अभी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की प्रति वर्ष एक थीम होती है जो अक्सर एग्जामों में हमारे परीक्षा में पूछी जाती है। तो इस साल की जो थीम है, प्रत्येक साल अलग अलग थीम होती है, याद रखें इस बात को। तो प्रत्येक साल भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम प्रकाशित करती है। कौन प्रकाशित करती है? एनएसएस प्रकाशित करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की जो थीम होती है वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इसको जो है प्रकाशित करती है। इस साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 की थीम सुरक्षा संस्कृति के विकास के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करना है। किसके लिए? सुरक्षा संस्कृति के विकास के लिए। सुरक्षा संस्कृति के विकास के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करना, यही इस वर्ष की अर्थात 4 मार्च 2022 के सुरक्षा दिवस की थीम है। नेक्स्ट टॉपिक है टाटा आईपीएल 2022। दोस्तों आईपीएल का दौर चल रहा है, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं इसके बारे में। तो टाटा आईपीएल 2022 के अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे इसमें, तो इसमें हम देखेंगे कि टाटा आईपीएल टूर्नामेंट के लिए घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क
जिसे पूरा विश्व जानता है, आज पूरे विश्व में प्रचलित हो चुका है हमारा रुपे कार्ड। रुपे कार्ड इसको ऑफिशियल पार्टनर बनाने के बारे में यहाँ पर कुछ बात की गई है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेट ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने 3 मार्च 2022 को अपनी एक विज्ञप्ति देते हुए, एक ऐलान करते हुए जो है रुपे कार्ड को एक वर्षीय साझेदारी के साथ लाने की बात कही है। तो एनपीसीसीआई ने देश में अपनी तरह का पहला डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क रुपे लॉन्च किया था। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको ये भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो हमारा ये रुपे कार्ड है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो एनपीसीआई के द्वारा किया गया था। एनपीसीआई के द्वारा किया, अब एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको याद रखेंगे, इसी के द्वारा रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया था। इसी कारण से दोस्तों अब इसके द्वारा डायरेक्टली बात की गई है। तो एनपीसीआई ने देश में पहली तरह का, अर्थात कि देश में पहली बार इस तरह का एक कार्ड, एक पेमेंट कार्ड नेटवर्क एक लॉन्च किया था। इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल आईपीएल सीजी ने 3 मार्च 2022 को रुपे के ऑफिशियल पार्टनर बनने की घोषणा की। रुपे इस महीने शुरू हो रहे टाटा आईपीएल का आधिकारिक साझेदार होगा। अब याद रखेंगे आप लोग, जो आईपीएल तो हो रहा है दोस्तों, टाटा आईपीएल हो रहा है जो इसी महीने में स्टार्ट होने वाला है। अब उसका एक ऑफिशियल अर्थात एक आधिकारिक साझेदार कौन हो जाएगा, तो रुपे कार्ड हो जाएगा। ठीक है, रुपे भारत की तरफ से अपनी तरह का पहला ग्लोबल कार्ड भुगतान नेटवर्क बन चुका है। अब अभी इससे पहले के भी करंट अफेयर सीरीज में हमने पहले बात की थी कि इस रुपे कार्ड को दोस्तों अब विश्व के अन्य देशों के द्वारा भी अपनाया जाने लगा है ना। तो इस प्रकार से ये बहुत ज़्यादा प्रचलित तो हो चुका है। तो भारत की तरफ से जो लॉन्च किया गया है ये ग्लोबल कार्ड भुगतान नेटवर्क का रूप धारण कर चुका है और रुपे भारत का स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित एटीएम कार्ड है। इसे वीजा और मास्टर कार्ड की तरह भी प्रयोग किया जा रहा है। अभी देश में भुगतान के लिए वीजा व मास्टर कार्ड के डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड प्रचलन में है। तो दोस्तों एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, जिसने ये पेमेंट गेटवे जो लॉन्च किया है दोस्तों, माफ करना थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ओके, तो ये कार्ड विदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित है। अप्रैल 2011 में रुपे कार्ड को विकसित किया गया था। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने विकसित किया है। रुपे कार्ड एकदम प्रसंस्करण शुल्क पर कार्ड लेनदेन हेतु भुगतान एवं निपटान मंच को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो ये आपको व्यवहारिक तौर पर पता होना ही चाहिए कि दोस्तों जो रुपे कार्ड लॉन्च किया गया था एनपीसीआई के द्वारा, उसका एम उद्देश्य था वो क्या था, तो रुपे कार्ड एक कम प्रसंस्करण शुल्क पर, जैसा कि आपको भी पता है कि जब तक रुपे कार्ड नहीं आया था उससे पहले जितनी भी हमारी ऑनलाइन बैंकिंग होती थी, नेट बैंकिंग होती थी, उनमें बैंकों के द्वारा विशेष चार्जेस लिया जाता था। नेट बैंकिंग चार्जेस अलग से लिया जाता था या कई प्रकार के चार्जेस कस्टमर पे लगाए जाते थे। लेकिन जब से रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया है ये ऑनलाइन बैंकिंग का पूरा सिस्टम ही बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है और बहुत ज़्यादा लचीला हो चुका है। ठीक है, तो आईपीएल अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने कहा है कि रुपे के इंडियन प्रीमियर लीग 2022 से जुड़ने से हम काफी खुश हैं। इससे भारत के 2 अपने ब्रांड साथ आकर विश्व भर में लाखों भारतीयों पर बड़ा प्रभाव छोड़ेंगे। एनपीसीआई के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रवीणा राय ने कहा है कि आईपीएल के लिए बीसीसीआई के साथ साझेदारी करके बेहद खुशी हो रही है। यह देश के सबसे फेमस खेल लीगों में से एक है। तो ये तो दोस्तों एक सोचने वाली ही बात है कि अगर रुपे कार्ड को आईपीएल जैसे कार्यों में के लिए साझेदार किया जा रहा है और आईपीएल जैसे कार्य में इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये बहुत ही कम समय में और ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, और ज्यादा लोकप्रिय हो जाएगा, इसको और ज्यादा लोकप्रियता मिल जाएगी।
तो टाटा आईपीएल जो 2022 में हो रहा है, जो 26 मार्च से शुरू होगा, इस फाइनल में 29 मई 2022 को खेला, ये 29 मई 2022 को खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट का 15वां संस्करण होने वाला है। यह टूर्नामेंट मुंबई और पुणे में खेला जाएगा। मुंबई और पुणे में 4 अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर कुल 70 लीग मैच खेले जाएंगे। इस बार आईपीएल में 10 टीम हिस्सा लेगी। इस बार आईपीएल में 10 टीम हिस्सा लेने वाली है। तो आईपीएल 2022 लीग स्टेज में मुंबई में 55 तथा पुणे में 15 मैच खेले जाएंगे। लीग के सभी मैच 4 स्टेडियमों में खेले जाएंगे। वानखेड़े स्टेडियम एवं डीवाई पाटिल स्टेडियम में 20-20 मैच, और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी कुल मिलाकर जो मैच होने वाले 70 मैच दोस्तों, इस 70 मैचों को अलग अलग स्टेडियमों में खेला जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि बीसीसीआई ने अर्थात भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस प्रकार क्या कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी की है 2022 के तहत दोस्तों। तो इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ दोस्तों देखिए, करंट अफेयर में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो अन्य टॉपिकों को सपोर्ट करते हैं। हालांकि इससे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं बनने वाला है, लेकिन अब आईपीएल से संबंधित जितने भी टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, उसमें ये विशेष सपोर्ट हमको करेगा। इसलिए इसको थोड़ा सा स्पीड से हम इसको पढ़कर समझते हुए आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने क्रिकेटर्स के सालाना कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के महत्वपूर्ण फैसला किया है। बीसीसीआई ने अपने सालाना समझौते की घोषणा कर दी है। लंबे समय से कम परफॉर्म करने के कारण चेतेश्वर पुजारा और अंजिक रहाणे को 2022 के सालाना कॉन्ट्रैक्ट में डिमोशन मिला है। अर्थात इनको जो है प्रमोशन की जगह डिमोशन इस आईपीएल में मिला है। नई कॉन्ट्रैक्ट सूची में कई दिग्गज खिलाड़ियों को नुकसान हुआ है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 4 कैटेगरी में खिलाड़ियों को वेतन का भुगतान करता है। बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों हेतु सालाना A+, A, B और C कैटेगरी के अंतर्गत करार देती है। कुल 28 खिलाड़ियों को इस साल के लिए जो है चुना गया है। तो किस प्रकार से इसको 4 कैटेगरी में बांटा जाता है दोस्तों, तो ये 4 कैटेगरी आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं। ग्रेड A+ और ग्रेड A, फिर ग्रेड B और ग्रेड C। तो इस प्रकार से कितना अमाउंट इनको दिया जाता है उसको भी यहाँ पर कोड किया गया है। तो ग्रेड A+ में आने वाले खिलाड़ियों को 7 करोड़, ग्रेड A कैटेगरी में आने वालों को 5 करोड़, इसी प्रकार से ग्रेड बी के लिए 3 करोड़ और ग्रेड सी के लिए 1 करोड़। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आइए इसका और डिटेल हम समझते हुए चलते हैं। बीसीसीआई 4 कैटेगरी में खिलाड़ियों को सैलरी का भुगतान करता है। इसमें A+ ग्रेड को और A, B और C ग्रेड, चारों ग्रेड इसमें शामिल है। तो A ग्रेड वाले खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं, वहीं ए ग्रेड को 5 करोड़, इस प्रकार से बी ग्रेड वालों को 3 करोड़ और सी ग्रेड वालों को 1 करोड़ सालाना दिए जाते हैं सैलरी के रूप में। बोर्ड ने ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर खिलाड़ियों को रिटेंशन की सूची जारी की है। सभी खिलाड़ियों का यह करार 1 अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 के लिए है। आपको बता दें कि A+ ग्रेड में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। ग्रेड A में 10 खिलाड़ियों की संख्या को कम करके आधा करते हुए 5 कर दिया गया है। ग्रेड B में भी संख्या को 5 से बढ़ा करके 7 कर दिया गया है। वहीं ग्रेड सी में 10 की जगह अब 12 खिलाड़ी इसमें खेलेंगे। ठीक है। इसके अलावा ए ग्रेड जो ग्रेड है, A+ ग्रेड है, उसमें दोस्तों कौन कौन से खिलाड़ी इस बार लिए गए हैं, तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। इसी प्रकार से ग्रेड ए में रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, KL राहुल या ऋषभ पंत। तो इस प्रकार से दोस्तों विभिन्न जो अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग ग्रेड है, अलग अलग ग्रेड के हिसाब से यहाँ पर सभी खिलाड़ियों के नाम आपको दिखे हुए हैं। तो इनको दोस्तों आराम से आप इसको PDF भी डाउनलोड करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें कौन कौन खिलाड़ी खेल रहे हैं, बस खाली आप देख लीजिए, इतना पर्याप्त है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ये है कि आपको ये कैटेगरी आपको याद रखनी है कि इस लीग के अंतर्गत जो है इन खिलाड़ियों को 4 कैटेगरियों में बांटा जाता है। 4
4 कैटेगरियों में बांटा जाता है। और आपको डायरेक्टली इतना भी याद रखने की, सैलरी वगैरह याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखेंगे आप माइंड में ही कि जो 4 कैटेगरी है इसमें सबसे टॉपर कौन सी कैटेगरी है, तो A+ है, उसके बाद में A, फिर B और फिर C, और सबसे ज़्यादा जो सैलरी होगी वो भी बेसिकली इन्हीं की होगी। ठीक है, और इसके बाद में अगर आपको याद रखना ही है, याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कुछ फैक्ट, तो आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि A ग्रेड में कितने खिलाड़ी खेलेंगे, B ग्रेड A+ में कितने खेलेंगे, A में कितने, B में कितने और C में कितने हैं। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ और याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि माफ करना, रोड मार्च पासेस अबे। रोड मार्च पासेस अबे दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर और बल्लेबाज है रोड मार्च, जिनका कि अभी 74 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। हालांकि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं था, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हो भी सकता है। चलिए एक बार पढ़ के देख लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, इसको खत्म कर लेंगे। लगभग एक हफ्ते तक ये कोमा में रहे और उसके बाद में इनका निधन हो गया 74 वर्ष की आयु में। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष डॉक्टर लचलान एंडरसन ने इस विकेट कीपर बल्लेबाज के निधन की पुष्टि करते हुए कहा है कि यह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट उन लोगों के लिए बहुत दुखद घटना है जो कि इनको पसंद करते थे या इनके जो फैन थे, है ना। ये यहाँ पर हमारे लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। उन्होंने जो है ये जो खेल इन्होंने स्टार्ट किया था वो 1970 से 1984 का इनका एक खिलाड़ी जीवन में ये व्यतीत हुआ है। इसके इंटरनेशनल मैच खेले इन्होंने, कई इंटरनेशनल मैच खेले हैं, और कब से 1970 से 1984 के बीच में। 2016 तक ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता की भूमिका भी इन्होंने निभाई है, और इनके नाम 96 टेस्ट मैच है, 96 टेस्ट मैच है, जिनमें 355 शिकार थे, 355 शिकार थे। वे अभी ऑस्ट्रेलिया के तीसरे सबसे सफल टेस्ट विकेट कीपर रहे हैं और 416 शिकार के साथ एडम गिलक्रिस्ट पहले स्थान एवं 395 शिकार के साथ में इयान हिली दूसरे स्थान पर रहे हैं। अभी तक भी हमारे एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट इसमें नहीं मिला, जो कि हमें एक मार्क करके रखना चाहिए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ियों की करियर में सहायता की है और टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले विकेट कीपर बने थे। इसके अलावा उनके नाम 150 टेस्ट पारियों में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों इसमें हमारे लिए, इसमें भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, छोड़िए। बस आपको इतना याद रखना है कि इनका अगर नाम पूछ करके अगर इनकी जो है डेट का भी पूछा जा सकता है, तो इसमें आपको सिर्फ नॉर्मली डेट याद रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ भी। 2022 का है ना। मार्च 1985 में स्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। उनके बेहतरीन रिकॉर्ड का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता नहीं, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों। तो इस प्रकार से 4 टॉपिक हमारे लिए खास थे, है ना, 4 टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। और जो स्टूडेंट कंटिन्यूसली दोस्तों आपसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो करंट अफेयर सीरीज है इसको कंटिन्यू फॉलो करना प्रारंभ कर दीजिए। और हाँ, कई सारे स्टूडेंट है दोस्तों, पहले कई सारे मेरे पास कमेंट भी आए थे, और व्हाट्सएप पर भी मुझे जो है कई सारे 2 स्टूडेंट की एक समस्या देखने को मिली थी कि सर करंट अफेयर सीरीज समझ नहीं आती है ना, कुछ ऐसे टॉपिक। क्योंकि देखिए करंट अफेयर को समझना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन बहुत आसान है। और ये आसान कब होता है, जब हम इसको कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं। कंटिन्यूसली फॉलो करने का कारण क्या है, जब देखिए जैसे कि हमने आज पहला टॉपिक हमने यूक्रेन और रूस के बीच में जो विवाद का विषय है उस पर बात की थी। तो दोस्तों अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं इसको, तो रूस और यूक्रेन के मध्य में क्या विवाद चल रहा है उसके बारे में अगर आपको पता होता, तो आपको ये समस्या, इसको समझने में समस्या नहीं होती। क्योंकि करंट अफेयर के टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कंटिन्यूसली फॉलो करें और धीरे धीरे समझ आने लगेगा, ज़्यादा परेशान ना हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।